उसने उसकी डोरियां तोड़कर फेंक दी जैसे किसी जुनून में हो। संजीव रुक जाइए प्लीज। वो अचानक उसके इस पागलपन से घबरा गई, जबकि उसकी आंखों की लाल डोरी कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। 2 साल का हिजर काटा है नैना, अब और नहीं। आज तुम चीखो चिल्लाओ, जो मन चाहे करो, लेकिन मेरे जज्बातों को अब रोक नहीं सकती। वो एक पल में ही ब्लाउज खींचकर उतार कर दूर फेंक चुका था और नैना की सांस जैसे सीने में अटक सी गई थी। आंखों में आंसू जमा होने लगे। हाथ सीने पर रखकर खुद को ढकने की कोशिश की, जो संजीव को एक आंख न भाया। पत्नी हो मेरी, तुम्हें देखने का छूने का पूरा हक है मुझे। वो उसके हाथ हटाता हुआ तीखे लहजे में बोला और उसकी कॉलर बोन पर अपने दांत रख दिए। नैना की सिसकियां। आज फिर से कंपनी में इंटरव्यू देकर मायूस सी घर लौटी थी। नैना जानती थी कि ये जॉब भी उसे नहीं मिलेगी। इतनी कम पढ़ाई पर कोई भी कंपनी उसे जॉब देने को तैयार नहीं थी, जबकि घर में उसका इकलौता सहारा उसकी माँ थी, जो अब कैंसर की मरीज थी। पहले तो वो किसी भी तरह घर का खर्चा चला रही थी, लेकिन अब तो वो लंच बॉक्स भी तैयार नहीं कर पाती थी, क्योंकि अब उनके बस की बात नहीं रही थी। ऐसे में नैना और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी। एक तरफ माँ थी और दूसरी तरफ उसकी पढ़ाई। अब तो उसने पढ़ाई को भी दिमाग से निकाल दिया था और पूरी तरह माँ की तरफ ध्यान देने लगी थी। माँ, आपने खाना खा लिया? वो चिंता से पूछ रही थी। अरे बेटा, खा लिया था, मेरी फिक्र ना किया कर नैना। वो उठकर बैठते हुए उदासी से बोली। माँ, आपने दवाई नहीं ली ना, इसीलिए तबीयत खराब हो रही है। नैना जल्दी से उठते हुए उन्हें दवाई देने लगी, तो वो आंखों में आंसू लिए उसे देखने लगी। उनका दिल किया कि आज वो उसे उसकी पहचान से जुड़ा सारा सच बता दें, लेकिन फिर डर गई कि कहीं वो उन्हें इस हाल में छोड़कर चली ना जाए। वो आज फिर खुदगर्ज हो रही थी, जैसे 19 साल पहले हुई थी। आप आराम करें, कल आपको डॉक्टर के पास ले चलूँगी, वो उन्हें प्यार से लिटाते हुए बोली। डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं नैना। आप चिंता मत करें, सब हो जाएगा, बस आप आराम करें। नैना उन्हें लिटाकर बाहर आ गई। आंखों में आंसू छलकने को बेताब थे। उसकी उस मोहब्बत की एक आखिरी निशानी थी उसके पास, जो उसे उसकी मोहब्बत से मिली थी। हाँ, उसने अब तक वो गोल्ड का ब्रेसलेट संभाल कर रखा था। वो नहीं चाहती थी कि वो कहीं खो जाए, लेकिन अब वो उसे बेचने वाली थी। एक दर्द भरी सांस लेकर उसने दिल में उठते दर्द को दबाते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं, तो आंसू टूटकर गालों पर लुढ़क आए, जिसे जल्दी से उसने दुपट्टे के कोने से साफ कर दिया। हे भगवान, तू अपनी कृपा दृष्टि बनाए रख, मैं क्या करूं? वो अपने आंसू पोंछती हुई किचन की ओर बढ़ गई, ताकि बीमार और भूखी माँ के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम कर सके। बड़ी सी गाड़ी 5 स्टार होटल के बड़े से गैराज में आकर रुकी थी। ड्राइवर ने बाहर निकलते ही तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोला। वो बड़े रौब से गाड़ी से बाहर निकलता, एक नज़र अपने आसपास डालता, ब्लैक चश्मे के पीछे से अपनी सेक्रेटरी और गार्ड को देखता और एक हाथ से कोट का बटन बंद करता हुआ होटल के अंदर दाखिल हुआ, जहां पूरा स्टाफ अलर्ट हो गया था। हाँ, जहां जहां से वो गुजर रहा था, अपनी पर्सनालिटी से सबको प्रभावित करता जा रहा था। वो इस दुनिया में रहने वाला एक ऐसा इंसान था जिसके अंदर एक पूरी दुनिया बसी थी। मोहब्बत में चोट खाया हुआ, और मोहब्बत का जख्म खाया कोई और नहीं, वो संजीव मल्होत्रा था, जिसकी खूबसूरती और दिलकशी का हर कोई दीवाना था। गोरी लाल रंगत, हल्की भूरी शेब और माथे पर सिल्क जैसे बाल, और उनके नीचे 2 गहरे बल, अंगूरी लबों पर घनी मूछें, 6 पैक और चट्टानों जैसा सीना, जो इन 2 सालों में जिम जाने से और भी ज़्यादा दिलकश हो गया था। उसकी गर्दन के पीछे बना एक टैटू एक अल्फ़ाबेट था, जिसे अब ख़त्म कर दिया गया था। ऐसा ही एक टैटू उसके दिल के पास भी था। उसे भी बाद में संजीव मल्होत्रा ने बुरी तरह तबाह कर दिया था। वो अल्फ़ाबेट अब कहीं छिप गया था, लेकिन उसे मिटाने के बजाय वो उसे अपने जिस्म का नासूर बना चुका था। एक ऐसा जख्म जो सारी ज़िंदगी नहीं भरने वाला था। वो आज की मीटिंग्स और होटल में होने वाली इवेंट्स की डिटेल्स ले रहा था। पेपर वेट को घुमाता हुआ वो किसी और ही ख्याल में खोया हुआ था, लेकिन सेक्रेटरी द्वारा बताई गई हर बात उसे बर्ड्स बाई बर्ड्स याद थी। उसका आईक्यू लेवल बहुत तेज़ था। मिस्टर वीर, आखिरी वाली मीटिंग आज कैंसिल कर दो। जी सर। मिस्टर वीर हैरान हो गए, क्योंकि वो मीटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। अगर आज ना होती तो एक बहुत बड़ी डील हाथों से निकल जाती। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी का बर्थडे इवेंट था, जो स्पेशली तबानी होटल में रखा गया था। उसी सिलसिले में वो मीटिंग थी जिसे संजीव मल्होत्रा कैंसिल कर रहा था। कोई इशू है मिस्टर वीर? संजीव ने आईब्रोज चढ़ाते हुए ठंडे लहजे में पूछा। नो सर,
वो घबराते हुए चुप हो गया। ओके गो नाउ। वो अपनी कुर्सी को घुमाकर अब लैपटॉप खोलने ही वाला था कि उसके खास डिटेक्टिव का फ़ोन आ गया। सर, जो ब्रेसलेट आपने बताया था, ठीक वैसा ही ब्रेसलेट एक लड़की ज्वेलरी शॉप पर बेचने आई है। सामने वाले की बात सुनकर संजीव मल्होत्रा के चेहरे की मांसपेशियां एकदम तन गईं। उसने आंखें कसकर मींच ली और होंठ मींचते हुए गहरी सांस ली। उस लड़की का पीछा करो और वो ब्रेसलेट तुरंत मुझे पहुंचाओ। अगला आदेश देते हुए उसने कॉल काट दी। अतीत का वो हिस्सा आज भी उसके दिल और दिमाग में पहले दिन की तरह ताज़ा था। एक पल के लिए भी वो उसे भूल नहीं पाया था, वो जो आज उसके प्यार की निशानी को बेचने चली आई थी। संजीव के दिल में कुछ बुरी तरह टूटा था। शायद वो भरोसा था जो इतने सालों से बना हुआ था कि शायद वो आज भी उससे प्यार करती है, और आज वो भरोसा टूट गया था। वो मजबूत इरादों वाला संजीव मल्होत्रा अंदर ही अंदर बिखर गया था। नैना अपनी माँ को अस्पताल से घर ले आई थी, जिनकी तबीयत रात को अचानक ही बिगड़ गई थी। कल जब वो मार्केट में ब्रेसलेट बेचने गई, तभी ठीक से दाम भी तय नहीं हो पाया था कि नोमा आंटी की कॉल आने लगी। वो उनकी बात सुनते ही ब्रेसलेट बेचे बिना मार्केट से निकलकर अस्पताल पहुंची, जहां नोमा आंटी का छोटा बेटा रजत उसकी मां को लेकर आया था। उसकी मां आईसीयू में थी। आपको उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनके टेस्ट करवाकर इलाज शुरू करें, नहीं तो ये धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत जल्दी मौत के मुंह में चली जाएंगी। डॉक्टर की बात याद करते हुए नैना ने अपनी सिसकी दबाई और माँ की तरफ देखा, जो अब दवाइयों के असर से सो रही थी। आज उसे बहुत ज़्यादा अकेलेपन का एहसास हो रहा था। नैना अपने बाप की मौत के बाद घर की इकलौती बेटी होने के नाते वक्त से पहले बड़ी और समझदार हो गई थी। ना उसके पिता के किसी बहन भाई ने साथ दिया और ना ही माँ के। गरीबों के तो साए भी साथ छोड़ जाते हैं। दूसरे रिश्तेदारों के भी खून सफ़ेद हो गए थे, जिनकी अमीरी ने गरीब रिश्तेदारों से रिश्ता ही तोड़ दिया। दादा जब तक जिंदा थे हर महीने कुछ न कुछ पैसे नैना की माँ को दे जाते, लेकिन उनकी मौत के बाद वो भी बंद हो गया। इन सब हालातों के चलते नैना को अपनी पढ़ाई जारी रखना बहुत मुश्किल लग रहा था। ऐसे में उनकी एक पड़ोसन थी नोमा आंटी, बहुत प्यारी और बहुत ही मिलनसार औरत थी। वो मुश्किल समय में जब अपनों ने भी साथ छोड़ा तो नोमा आंटी ने हर कदम पर उनका साथ दिया। अब वो अपनी गरीबी पर बैठी भगवान से शिकवा करने ही वाली थी कि दरवाजे की घंटी बजने पर चौंकी। उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने ही नोमा आंटी को देखकर एक मुस्कान उसके लबों पर आई थी। गेहूँआ रंग, तीखे नैन नक्श और चुंबकीय आँखें उसे सबसे अलग बनाती थीं, और जब वो हंसती थी उसकी आँखें भी मुस्कुराती थीं। अरे बेटा, थोड़ी देर हो गई आने में, अब कैसी है सुमित्रा? औपचारिकता के बाद बातचीत शुरू हुई। अब बेहतर है आंटी, सो रही हैं, धीरे से कहती हुई वो उनके पास ही बैठ गई। भगवान तुम्हारी माँ पर कृपा करें, उन्हें जल्द से जल्द स्वस्थ करे। भगवान से प्रार्थना करते हुए वो भी उदास हो गई। कितने अच्छे थे तुम्हारे पापा, कितना ख्याल रखते थे तुम्हारी माँ का। उनके रहते आज तक सुमित्रा को कभी हल्का सा बुखार भी नहीं हुआ। बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान थे तुम्हारे पापा, अपनी बीवी पर जान छिड़कते थे, लेकिन एक ना एक दिन तो सभी को जाना होता है। सुमित्रा भी तो बहुत मोहब्बत करती थी अपने पति से, जुदाई ने उसे ऐसा बना दिया। वो बहुत दुखी लहजे में बोली। नैना की आंखें भी भर आईं। बहुत पुरानी बात तो नहीं थी, वो कॉलेज में दाखिल हुई थी। अपने पिता की ख्वाहिश पर वो उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन सब किस्मत का खेल है। एक दिन उसी को कॉलेज से लेने जा रहे थे और रोड एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई। नीरज साहब की अचानक मौत किसी कयामत की तरह टूटी थी उन लोगों पर। काश ये अमीर लोग किसी गरीब को गाड़ी से कुचलने से पहले उसके घर, उसके बच्चों का सोच लिया करें कि उनका क्या होगा। अमीरी के नशे में वो तो भगवान को भी भूल बैठे हैं। आंटी, आपके लिए चाय लाऊं? बातें जो तकलीफ दें उन्हें छोड़ दिया करते हैं, उसने मन में सोचा। अरे नहीं बेटा, ये थोड़ा सामान लाई थी, कुछ फल हैं और खाने पीने का सामान है। अब मना मत करना, जानती हूँ बहुत खुददार हो अपने बाप की तरह। कहते ही नैना के चेहरे के हाव भाव देखकर वो उसे टोक बैठी थी। नैना का सिर झुक गया। फिक्र मत करो बेटा, भगवान बहुत बड़ा है, वो ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। अरे मैं तो बताना ही भूल गई। उन्होंने माथे पर हाथ मारा। रजत से बात हुई थी मेरी, जहाँ वो काम करता है वहाँ तुम्हारी नौकरी के बारे में कहा था मैंने उससे। अच्छा आंटी, फिर क्या कहा रजत भैया ने? नैना उत्साहित हो उठी। कह रहा था आज शाम तक बताएगा, तो तुम शाम को उसके घर का एक चक्कर लगा लेना, भगवान जरूर अपनी कृपा करेगा। जी आंटी, क्यों नहीं, नैना ने कहा। अच्छा मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी। अपना और अपनी माँ का ख्याल रखना, किसी चीज़ की ज़रूरत हो
तो बेहिचक कहना बेटा, प्यार से कहते हुए वो चली गई। नैना ने दरवाज़ा बंद किया और अंदर आ गई। सामान उठाकर रसोई में रखा और फिर बेख्तियार उसकी नज़रें आंगन के कोने में लगे एक छोटे से मंदिर की ओर चली गईं। वो कितना कृपामयी है। अभी वो उससे शिकवे कर रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि भगवान उसके लिए क्या सोच कर बैठा है। वाकई मम्मी सही कहती हैं, जो किस्मत में होता है 7 पर्दे डाल कर भी भगवान हम तक पहुंचा देता है। बस फ़र्क ये होता है, जिससे उम्मीद होती है वहाँ से नहीं, वो ऊपर वाला कहीं और से ही इंतजाम कर देता है। क्योंकि पुण्य करना भी भगवान उसी के नसीब में लिखता है जो उसे करना होता है। नैना यूनिवर्सिटी से लौटते हुए रजत की बताई हुई जगह पर पहुंच गई थी। वो बहुत बड़ा होटल था। संजीव मल्होत्रा के बारे में पूछती हुई वो उसके पास तक भी पहुंच गई थी। उसने काफ़ी देर इंतजार करवाया था, क्योंकि वो अंदर किसी मीटिंग में व्यस्त था। लेकिन खैर, नैना की नौकरी लग गई थी और वो उसी में खुश हो गई। कल से ज्वाइन करना था उसे। पार्ट टाइम जॉब था और एक्स्ट्रा समय देने पर अलग से कमीशन भी मिलना था। वो बहुत खुश थी और सैलरी पैकेज भी अच्छा था। होटल भी काफ़ी बड़ा था। वो बड़ी खुशी के साथ घर पहुंची और सुमित्रा जी को ये खुशखबरी सुनाई। उन्होंने दिल से भगवान का धन्यवाद किया। खाना खाकर जल्दी फ्री हो गई और माँ को लेकर बाहर आउटिंग पर निकल गई, इस बात से बेखबर कि वो होटल किसका है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे वो लड़की चाहिए हर हाल में। वो निकल गई और तुम्हें पता भी नहीं चला। संजीव मल्होत्रा बेहद गुस्से में था। उसका बस नहीं चल रहा था कि सब कुछ जलाकर रख दे। 2 साल से वो उस लड़की से अलग था। मोहब्बत के ठुकराए जाने का दर्द आज भी उसके दिल को चीरता था। संजीव मल्होत्रा ने आंखें मींच ली थी। एक बार मेरे हाथ लगो नैना, फिर देखो तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। वो मोहब्बत जो कभी उसके दिल में लहराती थी, अब उसकी जगह गहरी नफरत ने ले ली थी। और ये नफरत उसे कहाँ लेकर जाने वाली थी, वो खुद भी नहीं जानता था। नौकरी कैसी चल रही है बेटा? सुमित्रा जी ने आज उसे यूँ खामोश देखा तो पूछ लिया। ठीक, बल्कि बहुत अच्छी। वो एकदम चौंकी और मुस्कुराकर बोली। आज मेरी बेटी बहुत चुप चुप सी है। सब ठीक तो है ना? सुमित्रा जी को कुछ सही नहीं लगा। जी मम्मा, सब ठीक है। आप बेकार में परेशान ना हो। अब वो क्या बताती उन्हें कि वो क्या नौकरी करती है होटल में, जिस वजह से वो अपनी खुददारी को रोज को चलती है। यूँ तो वहाँ किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई बदतमीजी करे, लेकिन एक वेट्रेस की जॉब से वो अंदर ही अंदर अपना सारा आत्मविश्वास खोती जा रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो यूँ लोगों के सामने खाना पेश करेगी, उनके आगे सर झुकाएगी, तो कभी कभी किसी सरफिरे कस्टमर के गुस्से को भी सहन करेगी, सही होते हुए भी उनसे माफ़ी मांगेगी। और तब तो बहुत मुश्किल होता है जब इंसान अंदर से टूटा हो और चेहरे पर मुस्कान हो, लेकिन वो फिर भी भगवान से मायूस नहीं हुई थी। संजीव मल्होत्रा आज होटल के ग्राउंड फ्लोर पर राउंड पर था। खाने की क्वालिटी पर शिकायत मिली थी उसे, इसलिए वो खुद एक बार चेक करना चाहता था। अभी वो नीचे से ऊपर लौटने के लिए लिफ्ट की ओर बढ़ रहा था कि एक तरफ से आती शोर की आवाज़ पर वो ठिठक गया। उसके कदमों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वही आवाज़ जिसे वो कब से सुनने को तरस रहा था, वो उन्हीं कदमों पर उसकी ओर मुड़ा था। वो वही थी। बहुत से हिसाब उससे बाकी थे, लेकिन मोहब्बत अब भी अपनी जगह पर थी। क्या हुआ पूजा, रो क्यों रही हो? पूजा को रोता देख एक और वेट्रेस उसके पास आई थी। वो सामने टेबल पर जो लड़के हैं बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। क्या कहा उन्होंने? नैना ने गुस्से से दांत पीसते हुए पूछा था। उन्होंने मुझे छूने की कोशिश की। पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उस वेट्रेस ने भी गुस्से से अपने होंठ भींचे। वो लड़के अभी भी शोरगुल में लगे हुए थे। ए वेट्रेस, कम हियर। उन्हीं बदतमीज लड़कों में से एक ने फिर से पुकारा। अब पूजा वहां जाने से डर रही थी। रुको, तुम मत जाओ, मैं जाती हूँ, उसने दांत पीसते हुए कहा। लेकिन वे बदतमीजी करेंगे। तुमने कुछ कहा तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, एक और लड़की ने डरते हुए टोका। क्यों? हम गरीब लड़कियां हैं तो क्या हमारी कोई इज्जत नहीं? क्या हम खुद को प्लेट में सजाकर पेश कर दें उन लफंगों को? गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया था, लेकिन पूजा ने भी उसे रोकना चाहा। वेट, उन्हें वहीं छोड़ नैना उन लड़कों तक जा पहुंची जो संख्या में 4 थे। यस सर, कैन आई हेल्प यू? बहुत सम्मान से कहा, लेकिन लहजे की सख्ती पर काबू न रख सकी। हाँ, तुम भी आ सकती हो, तुम भी कम खूबसूरत नहीं हो, कहते हुए उस लड़के ने ठाका लगाया और नैना के कंधे को छू लिया। और वहीं नैना का सब्र टूट गया था। पास रखे टेबल से जूस का गिलास उठाया और सारा जूस उसके चेहरे पर फेंक दिया। एक पल के लिए वहाँ एक सन्नाटा सा छा गया था। तेरी इतनी हिम्मत,
वो लड़का गुस्से से उठकर खड़ा हुआ। नैना ने उसे कोई मौका दिए बिना जोर से पीछे की ओर धक्का दे दिया। वो उलटता हुआ कुर्सी पर जा गिरा। उसके बाकी दोस्त भी खड़े हो गए। जज्बात की शिद्दत से नैना कुछ बोल नहीं पा रही थी। लगभग सारा स्टाफ वहाँ जमा हो गया। तुझे पता है तूने किसे धक्का दिया है? तेरी तो खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया, वरना अपने पैरों पर वापस नहीं जा सकोगे। अचानक संजीव की गूंजती आवाज़ सुनकर सब वहीं रुक से गए थे, जबकि नैना तो सांस लेना भूल गई। पलटना तो दूर की बात, वो सन रह गई थी। वो आवाज़ तो लाखों में भी पहचान सकती थी। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अपने पैरों पर चलकर नहीं जा सकोगे। सर्द आवाज़ में कहता वो नैना और उस लड़के के बीच में दीवार बनकर खड़ा हो गया। नैना की नज़र उसकी चौड़ी पीठ पर थी। धूप में एक घनी छांव का एहसास जाग उठा। जानते हो, मैं एक शरीफ घराने से हूँ और इस लड़की ने मुझे धक्का दिया, वो लड़का गुस्से से बोला। संजीव मल्होत्रा के बीच में आ जाने से वो और भी भड़क गया था। शरीफ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई मेरे स्टाफ के साथ बदतमीजी करे, उसने बहुत शांति से लेकिन सख्त लहजे में कहा। सिक्योरिटी, संजीव मल्होत्रा ने ऊंची आवाज़ में पुकारा। एक पल में 3 सिक्योरिटी गार्ड वहां पहुंच गए। इनको बहुत इज्जत से बाहर छोड़ कर आओ। उसकी आवाज़ में गुस्सा था। देख लूँगा। वो लड़का अपने दोस्तों के साथ बड़बड़ाता हुआ बाहर निकल गया। उसे नहीं पता था कि संजीव ने उसे कहाँ भेजा है। वो चाहता तो उसका हश्र बिगाड़ देता, लेकिन होटल की रेपुटेशन ख़राब होती, इसीलिए वहाँ चुपचाप मामला निपटा दिया। लेकिन इरादा उन सबको सबक सिखाने का था। उनके जाते ही संजीव नैना की ओर पलटा। दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराईं। एक की नज़रों में दर्द, गुस्सा और नफरत थी, तो दूसरे की नज़रों में डर और खामोशी। गगन, फीमेल स्टाफ का हिसाब किताब क्लियर करके मेरे ऑफिस में भेजो। एक कड़ी नज़र नैना पर डालते हुए वो वहाँ से चला गया। कहीं भूला बिसरा एक आंसू गाल पर ढलक आया। वो तो बिना कुछ कहे ही चला गया था। इन 2 सालों में एक भी पल ऐसा नहीं आया जब वो उसे भूली हो। नैना का दिल तड़प उठा। क्या उसने मुझे पहचाना भी नहीं? अपने आप से सवाल करती हुई वो दिल में एक टीस से उठती महसूस कर रही थी। देखा था ना, मना किया था कुछ मत कहो। अब सबकी नौकरी चली गई, एक लड़की ने नाराज़गी से कहा, और नैना ने सिर झुका लिया और वहाँ से चुपचाप हट गई। यूनिफॉर्म चेंज करते वक्त उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी। किसी तरह वो बाकी सबकी नौकरी वापस दिला दे, चाहे उसे खुद नौकरी से निकाल दिया जाए। यही सोचती हुई वो बाहर आई। मिस नैना, सर आपको ऑफिस में बुला रहे हैं। नैना के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो संजीव का सामना कैसे करेगी, यही सोचते हुए वो अपने माथे का पसीना साफ करने लगी और हिम्मत करके संजीव मल्होत्रा के ऑफिस में दाखिल हुई। वो सामने कुर्सी पर टांग रखे बैठा, चेहरा हाथ की मुट्ठी पर टिकाए उसका ही इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे चलते हुए वो सिर झुकाए अंदर दाखिल हुई। मिस नैना, आप? सर, संजीव कुछ कहता इससे पहले ही नैना बीच में बोल पड़ी। सवालिया नज़रों से उसे देखा। इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं अपनी गलती मानती हूँ। होठों पर जबान फेरती, नज़रें उठाती गिराती वो संजीव मल्होत्रा को सम्मोहित कर रही थी। क्या वो आज भी इतनी ताकत रखती थी कि संजीव मल्होत्रा को अपने काबू में कर सके? लेकिन मैं चाहती हूँ कि सज़ा भी मुझे ही मिले, मेरी वजह से बाकी स्टाफ को नौकरी से न निकाला जाए। कहने के साथ उसने उम्मीद भरी निगाहों से संजीव को देखा। क्या सज़ा मिलनी चाहिए आपको, आपकी इस गलती की? संजीव जो उसे एक अच्छी खबर सुनाने वाला था, उसकी इस बात पर उसे एक नई बात मिल गई। आप मुझे नौकरी से निकाल सकते हैं। लहजा मजबूत था, लेकिन आवाज़ की हल्की थरथराहट संजीव बखूबी महसूस कर सकता था। संजीव के माथे पर बल पड़ गए। ये वो नैना नहीं थी, आत्मविश्वासी, निडर और दबंग सी नैना। ये तो कोई और ही थी। इन 2 सालों में वो कितनी बदल गई थी। संजीव सोच में ही रह गया। गहरी सांस छोड़ते हुए वो उठा और उसके करीब आ गया। बिल्कुल सामने खड़ा वो नैना की सांसों की हलचल महसूस कर रहा था। मन तो करता है कि तुम्हारी गलती की तुम्हें ऐसी सज़ा दूं कि दोबारा से तुम गलती को न दोहराओ। उसके अल्फाज नैना की सुनने की क्षमता से टकराए तो उसने पथराई नज़रों से उसे देखा। इतने करीब होकर भी वो उससे बहुत दूर था। पास वो आ नहीं सकता था और नज़दीक वो जा नहीं सकती थी। नैना की आंखों की नमी संजीव के पत्थर से दिल को कमज़ोर करने लगी। इससे पहले कि वो फिर से उसके जादू में जकड़ जाता, फ़ौरन पीछे हटा। मिस नैना, वो क्या है कि मुझे लोगों को याद रखने की आदत नहीं और ना ही उनकी गलतियों को। लापरवाही से कहता हुआ वो अपनी सीट की ओर बढ़ा। वेट्रेस की जॉब को हम इस होटल से ख़त्म कर रहे हैं, इसीलिए जो भी यहाँ पर लड़कियाँ थीं उन्हें
बाकी ब्रांचेस में एडजस्ट कर दिया जाएगा। और रही आपकी बात मिस नैना, आपकी आज से जॉब ये होगी कि आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी का काम करेंगी। संजीव मल्होत्रा ने बहुत सोच समझकर उसके चेहरे को फोकस करते हुए अपनी बात पूरी की और नैना ने सिर झुका लिया। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो खुश हो बेट्रिस की नौकरी से छुटकारा मिलने पर या संजीव मल्होत्रा के अब हर पल साथ रहने पर अपने हाल पर रहम खाए। जिंदगी अब बुरी तरह करवट लेने वाली थी। संजीव की नज़र उसकी कलाई की ओर उठी। वो ब्रेसलेट उसकी कलाई पर नहीं था और ये देखकर अगले ही पल संजीव का दिमाग गुस्से से भड़क गया। यू में गो नाउ, वो गुस्से से मुंह फेर गया तो नैना चुपचाप बाहर निकल गई। क्या कुछ नहीं सोचा था संजीव ने कि जब सामने आएगी तो ये सजा दूंगा, वो कहूँगा। इतने अरसे से वो उसे ढूंढ रहा था और आज मिली तो वो उसे कुछ कह ही न सका। वो खुद पर गुस्सा था, बेहद गुस्सा। मम्मी आप क्यों आ गई किचन में? चले मैं चाय लेकर आती हूँ। नैना खुद को संभाल चुकी थी और सुमित्रा को लेकर बाहर आ गई। बेटा खुश खुश रहा करो, तुम उदास होती हो तो मेरा दिल भी उदास हो जाता है। अरे मम्मी आप उदास ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। वो हंसती मुस्कुराती माँ को बातों में लगा चुकी थी, जबकि दिल आज भी उसी के लिए तड़पता था जिसे वो पा नहीं सकती थी। दिल बड़ा करते हुए वो होटल में दाखिल हुई थी। जानती थी अब जिंदगी और भी तंग हो जाएगी। संजीव अब अपने बदले लेगा, लेकिन क्या उनकी शादी नहीं हुई? देखकर तो अजीब ही लग रहा था। अरे तुम भी क्या सोचने लगी नैना? 2 साल पहले की बात है, उन्हें तो तुम याद भी नहीं होगी, तो तुम्हारा छोड़ के जाना कौन सा याद होगा। वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, तभी तो कल कोई सवाल जवाब नहीं किया। अपनी लाइफ में खुश होंगे। पता नहीं जो लड़की उनकी ज़िंदगी में आई होगी वो कैसी होगी। नैना उसके बारे में सोचना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी सोचे घूम फिर कर वहीं पर जा रही थी। मिस नैना, सर ने आपको ऑफिस में बुलाया है। मिस्टर सुनील ने उसे आते हुए चौंकाया, जो रीमा के पास उसके केबिन में आकर बैठ गई थी। अभी तक उसे उसकी सीट नहीं बताई गई थी और ना ही काम। अब संजीव मल्होत्रा का बुलावा आया तो वो धड़कते दिल के साथ उठती उसके ऑफिस की तरफ बढ़ी थी। इजाज़त लेकर अंदर दाखिल हुई। संजीव ने व्यस्त अंदाज में एक डायरी और पेन उसके सामने रखा। नैना ने समझते हुए सिर्फ फ़ौरन उठा लिया। नोट कर लें सारी मीटिंग्स। काफ़ी देर से संजीव मल्होत्रा नैना को सामने बिठाकर आज के मीटिंग्स के बारे में ब्रीफ कर रहा था। जी सर। सर झुकाए वो सब कुछ नोट कर रही थी। ओके गो एंड टेक अ कप कॉफ़ी विदाउट शुगर, नया ऑर्डर दिया। नैना ने एक शब्द भी जवाब में न कहा और कॉफ़ी बनाने चली गई। कुछ ही देर बाद लौट आई, कॉफ़ी का मग टेबल पर रखा और वापस सर झुकाकर बैठ गई। संजीव मल्होत्रा ने उसे देखते हुए कॉफ़ी का मग उठाया, लेकिन पहले घूंट पर ही छोड़ दिया। कॉफ़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी थी। संजीव को गुस्सा आ गया। मिस नैना, क्या आपने पहली बार कॉफ़ी बनाई है? तंजिया अंदाज में पूछा। नैना ने सिर उठाया। जी आई मीन जी सर। नहीं सर नहीं, और मैं बना लाती हूँ दूसरी। कहते हुए वो जल्दबाजी में उठी। स्टॉप इट, संजीव मल्होत्रा दबे दबे गुस्से से चिल्लाया। अब आप बार बार कॉफ़ी बनाएंगी और कॉफ़ी के मग मेरे टेबल पर इकट्ठे करेंगी? नो सर, मैं आइंदा ध्यान रखूंगी, वो मिन्नत करते हुए बोली। पिए से, कड़े लहजे में कहा। नैना को कॉफ़ी पसंद नहीं थी, न कभी उसने पी थी कि उसका टेस्ट पता हो, लेकिन वो ये तो जानती थी कि कॉफ़ी कड़वी होती है और कड़वे लोग ही इसे पीते हैं। नैना ने मरती क्या न करती कॉफ़ी का मग होंठों से लगा लिया, लेकिन एक घूंट ही पी सकी, वो बहुत कड़वी थी। फिनिश इट, उसे रुकते देख संजीव ने ऊंची आवाज़ में कहा, तो वो फिर से कड़वी कॉफ़ी को होंठों से लगा गई, लेकिन इस बार कॉफ़ी ने अंदर जाने से इनकार कर दिया। मदद मांगती नज़रों से सामने बैठे शख्स को देखा, जिसने उसके लिए अच्छी सजा सोची थी। जल्दी ख़त्म करें, इससे और भी काम है। कहने का तरीका ऐसा था जैसे कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन नैना भी अपने नाम की एक थी। उसने भी कॉफ़ी को मुंह में ही रखा और वॉशरूम की तरफ भागी। संजीव ने माथे पर बल डाले उसकी ओर देखा। कुछ देर बाद बाहर आई, जैसे कोई बहुत बड़ा मुकाबला जीत कर आई हो। मिस नैना, कॉफ़ी अभी भी वहीं मौजूद है, संजीव ने ध्यान दिलाया। सॉरी सर, आई कांट, वो दांत पीसती बोली। व्हाट डू यू मीन? बनानी आती नहीं थी तो किसी से पूछ लेना था, सब कुछ खराब करना जरूरी था क्या? संजीव मल्होत्रा ने उठते हुए कड़े लहजे में उससे कहा। नैना घबराई थी। संजीव ने कॉफ़ी का मग उठाया और उसके पास आया। पियो इसे, उसके होठों से जबरदस्ती कप लगा दिया। नैना ने एक शिकायती नज़र उसे डाली और मुंह खोल दिया। संजीव ने उसकी आंखों में नमी की परवाह किए बिना सारी कॉफ़ी उसके मुंह में उंडेल दी। अचानक उसे जोर की उबकाई आई
और वो फिर से वॉशरूम की ओर भागी। संजीव ने गुस्से से दांत पीसे और काफ़ी देर गुजरने के बाद भी जब वो वापस न आई तो उसके पीछे गया। वो जमीन पर गिरी हुई थी। संजीव का दिल बुरी तरह धड़क उठा। झट से आगे बढ़कर उसे उठाया। नैना उठो, आंखें खोलो, क्या हुआ है तुम्हें? वो परेशान हो गया। उसके गाल थपथपाए लेकिन वो ना उठी। उसी चिंता में उसे उठाए वो बाहर आया और ऑफिस से संबंधित कमरे में उसे ले जाकर बेड पर लिटाया। नैना आंखें खोलो। उस पर पानी के कुछ बूंदे डाले तो वो हड़बड़ाई और धीरे से आंखें खोल दी। संजीव ने लंबी सांस बाहर छोड़ी। आंखें खोलते हुए संजीव को अपने ऊपर झुका पाया तो बुरी तरह करंट खाकर पीछे हटी और इस बात ने संजीव को और भी गुस्से में डाल दिया। क्या मसला है तुम्हारा? एक तो तुम्हारी मदद करो, ऊपर से तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे पता नहीं क्या कर दिया मैंने। संजीव मल्होत्रा ने उसे गुस्से में सुनाते हुए कहा, ये सब हुआ भी आपकी वजह से है। आपको पता है कि मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं। एक घूंट कॉफ़ी ही मेरी तबीयत ख़राब करने के लिए काफ़ी है। आपने जानबूझकर। नैना की आंखें झिलमिला गईं, लेकिन लहजा सख्त था। संजीव ने माथे पर बल डालकर उसे देखा। किसी की पसंद नापसंद याद रखने के लिए उस बंदे को भी याद रखना जरूरी होता है। संजीव मल्होत्रा के लहजे की जलन नैना से छिपी न रह सकी। होंठ भींचे वो उस कमरे से बाहर निकली और ऑफिस के कमरे में आई। संजीव भी सिर झटकते हुए पीछे आया, लेकिन अब वो वहाँ नहीं थी। संजीव ने इग्नोर करते हुए अपना काम निपटाने लगा, लेकिन अब सारा ध्यान एक पल के लिए भी उसे हटा न पाया और वो अपनी जब्त को आजमाती अपनी सीट पर बैठी संजीव के शब्दों पर गौर करती रही। बाकी सही तो कहा था, मैं उन्हें कौन सा याद होंगी जो मेरी पसंद नापसंद को भी याद रखेंगे। आंसू बहकर गालों पर आए। गरीब को तो मोहब्बत करने की भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए, वो कर्ब से सोचती जा रही थी। नैना जल्दी होटल आ गई थी और अपनी सीट पर बैठी काम कर रही थी। आज संजीव मल्होत्रा ने एक बार भी उसे ऑफिस में नहीं बुलाया था और वो संतुष्ट होकर अपना काम कर रही थी। सर, मैं जल्दी ही काम ख़त्म कर लूँगी, आप प्लीज़ जाएं। सर सुनील ने उसे काफ़ी ज़्यादा काम दे दिया था। अकाउंट के जितने काम पेंडिंग थे वो सारा उसे दे दिए थे और वो होंठ भींच कर रह गई। लेकिन साथ में सुनील उसके साथ समय भी बिताना चाहता था और काम करते लैपटॉप पर उसके हाथ पर अपना हाथ रखा तो नैना बेधक कर पीछे हटी। अरे मिस नैना, इतना घबरा क्यों रही हो? मिलकर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा काम, थोड़ा करीब होते मोहब्बत भरे अंदाज में कहा। नहीं, आप जाएं, मैं कर लूँगी। अब की बार थोड़ा सख्ती से कहा तो वो लब गुस्से से भींचता हुआ वहाँ से हट गया। नैना ने सुकून का सांस लिया और वापस सीट पर बैठी और अपना काम शुरू कर दिया और इतना बिजी हो गई कि वक्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ। टाइम देखा तो एहसास हुआ कि आज तो काफ़ी लेट हो गई थी। तुरंत काम समेटा और बाहर निकली। लगभग सभी जा चुके थे। प्यून ने भी 2 बार आकर उसे जाने को कहा था, लेकिन उसी ने काम की वजह से टाल दिया था और अब रात के 9 बज रहे थे तो उसे एहसास हुआ कि गलत किया जो इतनी देर तक रुकी रही। ऑटो का वेट करती वो सड़क पर खड़ी थी कि तभी एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। काफ़ी देर हो गई थी। टाइम देखता हुआ वो उठा, नैना के केबिन की ओर बढ़ा, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। ये कहाँ चली गई? प्यून ने तो बताया था कि वो अभी तक काम में उलझी हुई है और इतनी जल्दी चली भी गई। संजीव मल्होत्रा परेशान हुआ। प्यून को बुलाकर पूछा, सर, मैम तो 10 मिनट हो गए निकल चुकी हैं। बहुत सम्मानित अंदाज में जवाब दिया। हद होती है, इसकी वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ और ये मैडम निकल गई। संजीव मल्होत्रा गुस्से को कंट्रोल करते अपने ऑफिस की ओर बढ़ा और गाड़ी की कीज और मोबाइल उठाता हुआ बाहर निकला, जबकि चेहरे पर इंतहा की सख्ती थी। गाड़ी गैरेज से निकालते वो रोड पर आया। वो मोबाइल को चेक कर रही थी जिसकी चार्जिंग भी अब ख़त्म हो गई थी कि इतने में गाड़ी पास आकर रुकी तो वो चौंकी। क्या हुआ मिस नैना, कोई प्रॉब्लम है? मिस्टर सुनील ने गाड़ी रोकते फिक्रमंदी से पूछा। नो सर, नो प्रॉब्लम। हद से ज़्यादा नैना ने अपना लहजा नॉर्मल रखा। इधर उधर नजरें दौड़ाई, लेकिन सड़क पूरी तरह सुनसान थी। इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही थीं। नैना ने वहाँ से आगे जाना ही सही समझा, जहाँ थोड़े लोगों का रश था। अरे कहाँ जा रही हो? आओ मैं छोड़ देता हूँ। सुनील ने गाड़ी से बाहर निकलते अपनी सेवाएं पेश की। थैंक यू सर, मैं चली जाऊँगी, नैना ने बिना रुके जवाब दिया। इतना भी क्या एटीट्यूड मिस नैना? सुनील को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया तो उसी गुस्से में बाजू से पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। नैना को सख्त गुस्सा आ गया। चलो मेरे साथ। गुस्से से उसे अपनी ओर खींचा तो नैना खींची चली गई। हाथ छोड़े मेरा, वो चिल्लाई,
लेकिन सुनील ने परवाह न की और एक थप्पड़ उसके गाल पर रख दिया, जिससे कि उसके होंठ का किनारा भी फट गया। वह हैरान और डरी हुई नज़रों से उसे देखने लगी। सारा आत्मविश्वास एकदम से ढह गया। तेरा तो आज मैं बंदोबस्त करता हूँ। मैं कितने दिनों से तुझे काबू करने की कोशिश कर रहा हूँ और तू है कि काबू में नहीं आ रही, और अब जब हाथ लगी है तो शोर मचा रही है। कहने के साथ ही उसे गाड़ी में धक्का दिया कि तभी एक और गाड़ी पास से गुजर गई। नैना की नज़र बेखुदी से उधर उठी। वो उसकी गाड़ी को पहचानती थी। एक छोटी सी उम्मीद जागी। गाड़ी आगे जाकर रिवर्स हुई। नैना ने सुनील को धक्का दिया और वहाँ से उस गाड़ी की ओर भागी। सुनील की नज़र भी उस गाड़ी पर पड़ चुकी थी। गाड़ी से संजीव मल्होत्रा उतरकर बाहर आया। नैना उसकी तरफ भागती उसके सीने से जा लगी और ज़बरदस्ती खुद के आंसू रोकने के बावजूद जोर से आंखें बंद करके रो पड़ी। ये एहसास कि वो अगर न आता तो शायद आज उसकी इज्जत उसके पास न रहती। उसके साथ क्या होता, ये सोचकर ही नैना का दिल कांप उठा था। अनजाने ही संजीव के हाथ उठे थे। उसकी कमर पर लिपटते हुए उसे खुद के और भी करीब किया था और फिर संजीव मल्होत्रा ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो उसके लिए कितना तड़प रहा था और ये सिर्फ और सिर्फ उसका दिल जानता था। और आज जब दिल ने नैना की धड़कनों को महसूस किया तो दिल को एक सुकून सा मिला था। लेकिन उसे यूँ फूट फूट कर रोता देख वो भी सख्त परेशान हुआ। सुनील मौके का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से निकल गया था। वो संजीव मल्होत्रा की नज़रों में आकर अपनी नौकरी नहीं गंवाना चाहता था। नैना, धीरे से उसे पुकारा, लेकिन उसने और ज़्यादा सख्ती से उसकी शर्ट को पकड़ लिया। नैना, बहुत प्यार से दोबारा पुकारा। वो उसके सीने से लगी अब हिचकियों से रो रही थी। इधर देखो मेरी तरफ। उसका चेहरा अपने हाथों में लिया, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली और ना ही उसकी शर्ट को छोड़ा। कुछ भी नहीं हुआ नैना, बस रिलैक्स हो जाओ। उसे संभालते हुए वो कहीं से भी नाराज़ नहीं लग रहा था। वही केयर, वही प्यार, वही चाहत। नैना को वो आज भी वैसा ही लगा। नैना को लेकर वो कार की ओर बढ़ा और उसे कार में बिठाया। खुद ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए उसने कार स्टार्ट की। नैना ने गाल पर आए आंसू पोंछे और अपनी गोद में रखे हाथों पर नज़र डाली। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। आंखें बंद करते हुए वो फिर से खुद पर काबू खोने लगी। नैना प्लीज़ चुप हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। कार का मोड़ काटते हुए उसने नैना पर नज़र डाली जो अब बाहर की ओर देख रही थी। अचानक से संजीव मल्होत्रा की नज़र उसके गाल पर जा टिकी जहां उसका गाल सूजा हुआ था। कार झटके से रोकी और उसका चेहरा अपनी ओर मोड़ा। ये क्या हुआ? आक्रामक अंदाज में पूछा। नैना की आंखें फिर से नम होने लगीं। कौन था वो? तुम जानती हो उसे? संजीव मल्होत्रा के सवाल ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। नैना को समझ नहीं आ रहा था कि उसे सुनील के बारे में बताए या ना बताए। बताओ मुझे, संजीव मल्होत्रा गुस्से से बोला तो नैना ने घबराते हुए सर नामे हिला दिया। संजीव मल्होत्रा ने दांत पीसते हुए कार आगे बढ़ा दी। घर का पता बताओ, सपाट लहजे में कहते हुए वो नैना की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा गया। घबराते हुए उसने पता बताया। 2 साल पहले वो जिस घर में रहती थी उसे वो बेच चुके थे। अब नए घर का संजीव मल्होत्रा को पता नहीं था। घर के दरवाजे पर कार रोकी तो बेख्तियार नजरें संजीव मल्होत्रा पर जा ठहरी, जो सपाट अंदाज में सामने देखे जा रहा था। नैना ने कार का दरवाज़ा खोला। आगे से ध्यान रखना और टाइम पर घर आना, बिना उसकी तरफ देखे संजीदा अंदाज में कहा। नैना ने सिर झुकाया और बाहर निकल गई। उसके घर में एंटर होते ही संजीव ने कार आगे बढ़ा दी। वो नैना के झूठ बोलने पर सख्त गुस्से में था, जबकि उसने सुनील को देख लिया था। 2 दिन तक वो लीव पर रही। डर की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी, बुखार में तप रही थी। सुमित्रा जी के साथ अस्पताल जाते हुए वो खुद का चेकअप भी करवा आई थी और दवाइयाँ भी ले ली थीं। इन 2 दिनों में वो बहुत कुछ सोच चुकी थी। जब से संजीव मल्होत्रा उसकी ज़िंदगी में वापस लौटा था तब से ही वो बेचैन थी। और कल उसने फिर से संजीव की आंखों में अपने लिए उमड़ते जज्बात देखे थे और वो फिर से उन राहों पर चलना नहीं चाहती थी जिन राहों की कोई मंजिल नहीं थी। यही सब सोच कर वो मानसिक तौर पर बुरी तरह डिस्टर्ब थी। इसलिए उसने फैसला कर लिया कि वो ये नौकरी छोड़ देगी और इस बात पर अमल करते हुए वो रिजाइन करने का इरादा करते हुए संतुष्ट हो गई। संजीव बेटा, एक बार ठंडे दिल से सोचो। रिया एक बहुत अच्छी लड़की है, उसे एक चांस तो दो। मिसेज नायरा ने बेटे को प्यार से समझाने की कोशिश की। ममा, आपसे पहले भी कह चुका हूँ, आज आखिरी बार कह रहा हूँ, कोई शादी वादी नहीं करनी मुझे। वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन उसकी माँ को उसका यूँ अब तक शादी से इनकार चुभ रहा था। 2 साल पहले उन्होंने उस लड़की को संजीव की ज़िंदगी से निकाल दिया था
वो मिडिल क्लास लड़की के प्यार के जाल से निकल सके। रिया उनके दोस्त की बेटी थी, वेल फैमिली से बिलोंग करती थी। रिया संजीव की दोस्त भी थी और मिसेज नायरा चाहती थी कि ये दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदल जाए, पर संजीव की तरफ से ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा था। ये क्या है? नैना ने संजीव मल्होत्रा के सामने अपना रिजाइन लेटर रखा। मैं ये नौकरी छोड़ रही हूँ, बिना संजीव की ओर देखे संजीदगी से कहा। आंखों के लाल डोरे रात जागने का पता दे रहे थे। संजीव मल्होत्रा ने लेटर उठाकर पढ़ा और एक कहर की नज़र नैना पर डाली और लेटर फाड़ दिया। नैना हतप्रभ होकर संजीव मल्होत्रा को देखती रही। इस होटल में नौकरी शुरू करने से पहले यहाँ के कुछ नियम लगते हैं, तुमने पढ़े नहीं? पेपरवेट को घुमाता वो रहस्यमयी अंदाज में बोला। कि क्या मतलब? नैना को कुछ ठीक न लगा। तुम ये जॉब 6 महीने से पहले नहीं छोड़ सकती किसी भी हालत में, और अगर छोड़ोगी तो रूल्स के मुताबिक तुम्हें 10 लाख जमा करने होंगे। उठकर उसके पास आता वो उसकी जान निकाल चुका था। ऐसा नहीं लिखा था कॉन्ट्रैक्ट में। नैना को वो कॉन्ट्रैक्ट याद आया। हलक तर करती वो बोली। इंटरकॉम पे मिस्टर मेहता को अंदर बुलाया और कॉन्ट्रैक्ट के पेपर मंगवाए, जिन्हें पढ़कर नैना के 14 तबक रोशन हो गए। वो सब धोखा था। वो जान गई थी संजीव उसे फंसा रहा था। आप सही नहीं कर रहे, आपने ये झूठे पेपर्स। लहजा नम हुआ। हाँ जानता हूँ, लेकिन तुम प्रूफ नहीं कर सकोगी। बदले के लिए आप इतना गिर जाओगे सोचा नहीं था। गिरे हुए लोगों के लिए अगर थोड़ा सा गिरना पड़े तो कोई मजाक नहीं। उसी के अंदाज में जवाब दिया। नैना ने सख्त नज़रों से संजीव मल्होत्रा को देखा। ठीक है, 6 महीने की बात है ना, मैं करूँगी। आप कर लें जो करना है, अपने अहम की तसल्ली के लिए। आप जो मुझे तकलीफ़ पहुँचाना चाहते हैं पहुँचा लें। आपके अंदर के मर्द को शांति आ जाएगी। शांति की बात तो तुम ना ही करो नैना। गुस्से से उसके पास आता उसके बाजू को जकड़े दांत पीसते हुए वो बोला था। मेरी शांति बर्बाद करके जिस तरह तुम सुकून और शांति से रह रही थी ना, आईश्वर बर्बाद न कर दिया तुम्हें तो कहना। उसके शब्दों में कितना जहर भरा था। नैना तो बस देखती रह गई। आज वो एक नए संजीव मल्होत्रा से मिल रही थी जो सिर्फ नफरत करना जानता था। इंटरकॉम बजा तो नज़रों के घेरे में उसे लिए इंटरकॉम की ओर बढ़ा। सर, मिस रिया आई हैं आपसे मिलने। ओके भेज दो, कहते हुए वो नैना की ओर मुड़ा। आउट फ्रॉम माई रूम, सख्ती से कहता वो नैना की इंसल्ट कर गया। इतने में रिया अंदर दाखिल हुई थी। हाय संजीव, हाउ आर यू? बहुत मॉडर्न ड्रेस और अंदाज में कहती वो संजीव मल्होत्रा की ओर बढ़ी और संजीव मल्होत्रा से गले भी मिली। संजीव मल्होत्रा भी उससे मुस्कुराकर मिला था। हाउ आर यू डियर? जस्ट वेट अ सेकेंड। रिया को एक्सक्यूज़ करता वो नैना की ओर मुड़ा। मिस नैना, प्लीज़ टेक 2 कप ऑफ कॉफ़ी। नैना को कहता वो रिया की ओर ध्यान लगाने लगा और नैना का इंसल्ट के मारे चेहरा लाल हो गया। झटके से मुड़ती वो रूम से बाहर निकल गई। उसके जाते ही जो स्माइल संजीव मल्होत्रा के लबों पर थी वो एकदम कहीं जा सोई। रिया, बी बिन योर लिमिट्स नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ योर लास्ट वार्निंग। अत्यधिक सपाट लहजे में कहता वो रिया को ठिठका गया, लेकिन रिया ने कोई आर्ग्यू नहीं किया। संजीव मल्होत्रा जैसा फास्ट बंदा किसको किस समय कैंसल्ट करके रख दे, कोई कुछ नहीं कह सकता था। कुछ ही देर में नैना कॉफ़ी के 2 मग ले आई और उन्हें पेश किया। उसकी आंखों की नमी संजीव मल्होत्रा की आंखों से छुपी नहीं रह सकी। कॉफ़ी का मंग रखते वो पलटने लगी थी कि उसका हाथ कॉफ़ी के मंग को लग गया और कॉफ़ी छलकी और रिया की ड्रेस को ख़राब कर गई। ओहो, ये क्या किया तुमने इडियट गर्ल? रिया ने उठते हुए गुस्से से ड्रेस को साफ करते हुए कहा। सॉरी, गलती से हाथ लग गया। नैना घबराई। इडियट, यू यूजलेस गर्ल, मेरी सारी ड्रेस ख़राब कर दी। सॉरी मैम। नैना ने रुंधे हुए लहजे में फिर से सॉरी कहा। व्हाट सॉरी? जानती भी हो कितने की ड्रेस है ये? कभी देखी हो तो पता हो ना। रिया ने नैना की अच्छी खासी इंसल्ट कर दी। नैना ने एक शिकवा भरी नज़र चुपचाप बैठे संजीव पर डाली जो एकटक उसे ही देखे जा रहा था। सॉरी, एक बार फिर से कहते हुए वो पलटी। अंधी कहीं की चीप गर्ल, रिया ने दांत पीसते हुए कहा। रिया, ये जो छोटे लोग होते हैं ना, इनका काम यही होता है, इनके मुंह नहीं लगना चाहिए। संजीव मल्होत्रा के शब्द नैना को किसी तीर की तरह लगे। उसके जाते कदम थमे और गहरी सांस छोड़ते हुए वो वापस पलटी। यू राइट संजीव, घटिया लोगों की निशानी यही होती है। फायर दिस यूजलेस गर्ल, रिया ने भी तिरछा मुंह बनाते हुए कहा। 1 मिनट। नैना की गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई दी और आगे बढ़ती वो रिया के पास आई। एक कहर भरी आड़ी नज़र संजीव मल्होत्रा पर डाली जो बिना किसी असर के अब भी चेयर से टेक लगाए उसे ही देख रहा था। पास पड़ी कॉफ़ी का मग उठाया और जो कॉफ़ी बची थी पूरा मग वो रिया के मुंह पर उछाल दिया।
वो तो कॉफ़ी कुछ हद तक ठंडी हो गई थी, वरना उसका मुंह जल जाना था। संजीव मल्होत्रा को उस दिन वाला सीन याद आया जब नैना से 2 साल बाद वो बेट्रिस के रूम में मिला था। व्हाट द हेल इज दिस यू विच, खबरदार जो गाली निकाली मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा, नैना ने उंगली उठाते हुए वार्न किया। हाँ, हम गरीब हैं लेकिन इज्जत वाले हैं। आप अमीर हैं लेकिन इज्जत रास नहीं आई आपको, जो जुबान के जौहर दिखा रही हैं। नैना ने अच्छा खासा जलील कर दिया, जबकि संजीव मल्होत्रा के आत्मसंतोष में जरा भी फर्क न आया। संजीव, देखा कैसे इस लड़की ने मेरे साथ बदतमीजी की, उसे अभी के अभी जॉब से निकालो, रिया ने संजीव मल्होत्रा से बहुत मान से कहा। ये मुझे नहीं निकाल सकते, आपकी बात, नैना ने बहुत आत्मसंतोष से जवाब दिया। और उसका ये कॉन्फिडेंस देखकर रिया एक पल के लिए चौंकी थी। अगले ही पल वो संजीव की ओर दोबारा मुड़ी। संजीव, फायर दिस गर्ल, रिया ने ऊंची आवाज में कहा, जबकि नैना के चेहरे पर कड़कपन देख संजीव मल्होत्रा के माथे पर तीव्र चढ़ी। आप कुछ बोलेंगी नहीं सर? वो दांत पीसते हुए संजीव मल्होत्रा को देखती हुई आगे बढ़ी थी। संजीव मल्होत्रा कुछ कहता कि वो झटके से मुड़ती बाहर निकल गई। उफ, कितनी बदतमीजी करके गई है ये लड़की, और तुमने उसे कुछ भी नहीं कहा, वीवन अ सिंगल वर्ड, रिया ने दुख से कहा। तुम अपनी जबान को काबू में रखो, कुछ ज़्यादा ही चलने लगी है। आइंदा इसी जबान इस्तेमाल मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। नाउ जस्ट गो। संजीव मल्होत्रा ने अपना गुस्सा जब्त करते हुए रिया को ही लताड़ कर रख दिया और वो मुंह बनाती बाहर निकल गई। नैना, वेलकम बैक टू द वॉर, एक मुस्कान ने उसके होंठों का घेरा किया था। कोई नहीं जानता था कि उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा था। वो अस्पताल की ओर भागे जा रही थी। उसकी माँ की अचानक तबीयत खराब हो गई थी और उसका दिल बुरी तरह कांप रहा था। मम्मी, वो उन्हें आईसीयू में देखती तड़प गई। अच्छा हुआ नैना तुम आ गई, सुमित्रा जी ने आंखों में आंसू लिए कहा, जबकि वहाँ एक औरत और थी। नैना ने नजरें फेर कर उसे देखा, जिनकी आंखों में ढेरों आंसू थे और नैना के लिए बेइंतहा मोहब्बत। नैना, ये सिया है, मेरी बड़ी बहन और तुम्हारी सगी माँ। सुमित्रा जी के शब्दों पर नैना ने घबराकर उन्हें देखा। ये क्या बोल रही हैं आप मम्मी? वो उनकी बात पर तड़प उठी। यही सच है नैना, हमें औलाद नहीं हो रही थी। बहुत कोशिशों के बाद औलाद हुई तो वो बेटी थी, लेकिन दुनिया में आने से पहले ही भगवान ने उसे वापस ले लिया। दूसरी तरफ सिया को भगवान ने भी एक प्यारी सी बेटी दी थी। उनकी एक बेटी पहले से भी थी, इसीलिए मैंने और तुम्हारे पापा ने सोचा कि तुम्हें उनसे छीन लेते हैं, और फिर हमने तुम्हें अगवा कर लिया और हम शहर बदलकर यहाँ से चले गए। लेकिन किस्मत हमें वापस यहीं ले आई। 19 साल हमने तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से दूर रखा। हो सके बेटा तो हमें माफ़ कर देना, ये हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है और शायद इसी की सज़ा मिल रही है आज। वो रोते हुए नैना के सामने हाथ जोड़ गई, जबकि नैना का हाल था कि काटो तो बदन में खून नहीं। अचानक से सुमित्रा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई तो डॉक्टर ने उन्हें आईसीयू से बाहर निकाल दिया। नैना रोते हुए एक बेंच पर बैठी। आज एक बहुत बड़ी हकीकत का खुलासा हुआ था उस पर, जिसे वो चाह कर भी नहीं झुठला पा रही थी। सिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसका रुख अपनी ओर मोड़ा तो वो उन्हें देखने लगी। उन्होंने अपनी बाहें खोली तो नैना उनके गले लग गई। आज इतने अरसे बाद मिसेज सिया की ममता को सुकून मिला था। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था उन्होंने नैना को, लेकिन आज खुद सुमित्रा ने एक अनजान नंबर से उन्हें कॉल लगाई थी और अस्पताल का एड्रेस देते हुए उन्हें अस्पताल में बुलाया। सिया के पति जिंदा नहीं थे, वो अकेले ही अस्पताल पहुंची थी। शायद भगवान को उनके हाल पर दया आ गई थी, जो उन्होंने उनकी बेटी को उनके हवाले कर दिया। सुमित्रा जी के अचानक निधन पर नैना बुरी तरह रोई थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। उनकी मौत को आज तीसरा दिन था और 3 दिन से लगातार मिसेस सिया उसके पास ही रुकी हुई थी। ना उन्होंने उसे साथ चलने के लिए कहा और न वो खुद वहाँ से गई थी। हाँ, ये जरूर था कि एक बड़ी गाड़ी रोजाना आती और फिर वापस चली जाती। नैना तो उनसे ये तक नहीं पूछ सकी कि उसके पापा भी हैं या नहीं। नैना के नंबर पर ऑफिस से कॉल आ रही थी, जिसे उसने काट दिया। वो अंदर आई तो मिसेस सिया की हालत को अचानक खराब होते देखकर घबराई थी। शायद उनका बीपी डाउन हो गया था। नैना तुरंत उनकी ओर बढ़ी। आपको अपने घर वापस चले जाना चाहिए, नैना ने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैंने आपको छोड़ के जाना होता तो अब तक जा चुकी होती नैना। आप मेरे साथ चलेंगी और तभी मैं अपने घर जाऊंगी, वरना नहीं, वो अटल लहजे में बोली। किसने मिस नैना को लीव अप्रूव की? 3 दिन के लिए संजीव मल्होत्रा बाहर देश गया हुआ था और नैना 3 दिन से काम पर नहीं आ रही थी। वो आज ही लौटा था और उसे नैना की गैर हाजिरी का पता चला। सख्त गुस्से में भरा बैठा था। सर, मेहता सर ने फ़ोन किया था और बताया था कि वो कुछ दिनों के लिए ऑफिस नहीं आएंगी।
महेश ने फौरन सफाई दी। अब किसी भी वर्कर को छुट्टी ऐसे दी जाएगी? तीखे अंदाज में पूछा। सर, उनकी माँ की डेथ हो गई थी, धीमे लहजे में कहा। व्हाट? ये कब हुआ? संजीव मल्होत्रा एकदम से उठते हुए बोला। सर, 3 दिन हो गए हैं। ठीक है, तुम जाओ। महेश को भेजकर वो नैना के बारे में सोचने लगा। उसके लिए उसे बुरा लग रहा था। एक बार मिला था उनसे। नैना को बिना पता लगे वो उसके उन्हीं टाइम में उसके घर गया था, जो अब तक राज ही था। मोबाइल उठाया उसे फ़ोन करने के लिए, लेकिन कुछ सोचकर खुद ही उठा और कीज उठाता बाहर निकला। उसे जाना ज़्यादा बेहतर लगा था, ना कि फ़ोन करना मुनासिब लगा। आप यहाँ से चली जाएं, मैं आपके साथ कहीं भी नहीं जाऊँगी, नैना ने मजबूत लहजे में कहा। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ रहकर आप मुझे अपने साथ ले जाने में सफल हो जाएंगी, तो ये आपकी भूल है। मैं अपने माँ बाप का घर छोड़कर आपके साथ हरगिज नहीं जाऊँगी, अटल लहजे में कहते हुए वो सिया को सख्त मुश्किल में डाल गई। नोमा ने उसे इतना समझाया, लेकिन वो एक ही जिद लगाए बैठी थी कि वो सिया से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। नैना, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो मेरे साथ? सिया ने दुखी अंदाज में कहा। मुझसे उम्मीद मत लगाइए प्लीज़, मैं आपकी किसी उम्मीद पर पूरा नहीं उतर सकूंगी, इसलिए मेहरबानी करें और जाएं यहाँ से, करख्त लहजे में कहा और दरवाजे की ओर बढ़ गई। संभालें खुद को। पीछे से नोमा की आवाज़ आई तो नैना एकदम पीछे पलटी। सिया को बेहोश होते गिरते देख फौरन सबसे पहले उनके पास पहुंची। आंखें खोलें, क्या हुआ है आपको? नैना बहुत ज़्यादा घबराई। नैना, सब तुम्हारी बेवजह की जिद की वजह से हो रहा है। सगी माँ है ये तुम्हारी, कितना तड़पी होगी, और तुम आज भी उन्हें खुद से दूर रख रही हो। एक माँ को तो खो ही चुकी हो, क्या अब इन्हें भी खोना चाहती हो? नोमा ने नम लहजे में कहा और उसके जमीर को झंझोड़ा। नहीं, उन्हें कुछ नहीं होगा। फौरन नोमा के सहारे उन्हें उठाती मुश्किल से बाहर गाड़ी तक ले आई। ये उनकी ही गाड़ी थी। जब से वो यहाँ थी वो ड्राइवर गाड़ी समेत यहीं था। शायद उसे ऑर्डर था, इसीलिए वो बहुत तत्परता से ड्यूटी दे रहा था, और नैना समझती थी कि वो वापस लौट जाता है। सिया को उनके सहारे बाहर आता देख वो फौरन लपका। ये बेहोश हो गई हैं, अस्पताल लेकर जाना है, जल्दी करें, नैना ने जल्दबाजी में कहा। तो वो उनकी मदद करते हुए सिया को गाड़ी में डालने लगा और गाड़ी को अस्पताल की ओर मोड़ दिया। नैना भी साथ थी, जबकि नोमा साथ नहीं गई थी। गाड़ी के जाने के बाद नैना के घर को ताला लगा रही थी कि उसी समय संजीव मल्होत्रा वहां पहुंचा। ये यहाँ ताला क्यों लगा रही हैं आप? नैना कहाँ है? गाड़ी से उतरते हुए किसी डर के तहत बिना हाय हेलो के बगैर पूछा। बेटा, नैना अपनी माँ को लेकर अस्पताल गई है, नोमा ने धीरे शब्दों में कहा। अस्पताल? माँ को लेकर? अगर मैं गलत नहीं तो मुझे तो ये बताया गया है कि उनकी मदर की डेथ हो गई है, संजीव ने हैरानी से पूछा। हाँ बेटा, सुमित्रा की डेथ हो गई है। बहुत अच्छी औरत थी, लेकिन वो नैना की सगी माँ नहीं थी, बल्कि मौसी थी। इतना कहते हुए उन्हें एहसास हुआ कि सारी जानकारी देती जा रही हैं, इसलिए खामोश हो गई। पूछ तो लें कि आखिर ये है कौन? वो कुछ पूछती कि संजीव मल्होत्रा का मोबाइल बजने लगा। वो कॉल उठाता साइड पर हो गया और फिर वापस पलटकर उनसे अस्पताल का एड्रेस लेते हुए अस्पताल के लिए निकल पड़ा, जहां उसके लिए एक और बहुत बड़ा सरप्राइज तैयार था। जैसे ही वो अस्पताल पहुंचा, उसे एक वार्ड में नैना दिखी। वो बिना समय बर्बाद किए उसकी ओर बढ़ा। उसे इस हाल में देखकर वो खुद पर काबू न रख सका और उसके पास जा पहुंचा। नैना, धीरे से उसे पुकारा तो वो उसकी ओर पलटी, हैरानी से संजीव मल्होत्रा की ओर देखने लगी। तुम ठीक हो? लहजे में फिक्रमंदी थी। आप यहाँ कैसे? नैना हैरान हुई। घर गया था तुम्हारे, वहाँ पता चला। सिया आंटी, आप यहाँ? अचानक से संजीव की नज़र बेड पर लेटी सिया पर जा ठहरी। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? उन्होंने हैरानी से पूछा। जी, एक दूसरे को पसंद करते हैं। इससे पहले कि नैना जवाब देती, संजीव बोल पड़ा। नैना ने उसे घूरा। रिया की माँ है ये, और तुम्हारी? संजीव ने भौं चढ़ाते हुए पूछा। संजीव, नैना मेरी बेटी है। सिया के लहजे में प्यार ही प्यार था, और इस पल संजीव ने बेयकीनी से नैना की ओर देखा, जो सिर झटक गई। ऐसा नामुमकिन है संजीव, अगर मैं वहाँ गई तो रिया का रिश्ता लेकर जाऊंगी, उस गुमशुदा लड़की का नहीं। जाने कहाँ पली बड़ी है, और अब 18 साल बाद वापस आ गई, और तुम्हारा दिल भी उसी पर आ गया। मिसेज नायरा भड़क गई थी। मम्मा, अगर आप चाहती हैं कि मैं शादी करूं तो आपको जाना होगा, वरना अब मैं ये देश छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा, और आई श्योर वापस नहीं आऊँगा। संजीव ने सख्त लहजे में धमकी दी, और अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो आखिरी हथियार अपनाया। इनकार तो दूर की बात है, अगले हफ्ते की शादी की डेट फिक्स करके आइएगा आप,
अब इंतजार नहीं होता। वो भी खुरदरे लहजे में बात करता हुआ आगे की ओर बढ़ गया। और फिर नायरा को मजबूरन सिया के घर नैना का रिश्ता लेकर जाना पड़ा और सामने उसी लड़की को देखकर उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। तुम? वो हैरान हुई। नैना उन्हें देखती हुई उनके करीब आई। क्या हुआ? मुझे तो लगा आप भूल गई होंगी, पर मैं तो आपको याद रह गई। नैना तल्ख हो गई। मतलब तुमने संजीव का पीछा नहीं छोड़ा? वो नफरत से बोली। मैंने या आपके बेटे ने? नैना ने गुस्से से कहा। आपने झूठ बोला मुझसे। बेटी का घर बचाना था आपको। संजीव की बहन की नैना से शादी होनी थी, कुछ ऐसा ही कहा था ना आपने? वास्ते दिए थे मुझे। नहीं, आपने दो प्यार करने वालों को जुदा कर दिया था। गुनाह किया था आपने। नैना की आंखें नम हो गईं। नायरा, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, सिया ने होंठ भींचते हुए कहा। संजीव की ख्वाहिश पर आई हूँ। वो आज भी इसी लड़की का दीवाना है और देख लो उनकी दीवानगी। कितना वक्त गुजर जाने के बाद भी भगवान ने कैसे इन दोनों को फिर से मिला दिया। नायरा गहरा सांस भरकर रह गई। हाँ, ये तो है, जज्बे सच्चे हों तो मंजिल मिल ही जाती है। सिया ने नैना का हाथ थामे प्यार से कहा। फिर संजीव के लिए नैना का हाथ दे दिया ताकि मैं अपने बेटे के आगे सिर झुका सकूं। वो अफसोस भरे लहजे में बोली। मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर नैना राजी है तो। सिया ने नैना की ओर देखते हुए कहा। मुझे अब इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं। नैना दिल पर पत्थर रखे कहकर वहां से जा चुकी थी। सिया ने नायरा जी के कंधे पर हाथ रखा और गहरा सांस लिया। जान से जाओगी नैना? अगर सब कुछ भूल के हाथ आगे बढ़ा रहा हूँ तो कदम पीछे नहीं ले सकती तुम। वो फ़ोन पर भड़क रहा था। मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला अपनी मर्जी से करने में आज़ाद हूँ संजीव मल्होत्रा। वो भी गुस्से से भड़क उठी। नैना, मैं अभी आ रहा हूँ। संजीव का खून खौलने लगा था। क्यों? नैना घबराई। रात के 10 बज रहे थे और वो तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगाने। संजीव ने गुस्से के आलम में बोला। नहीं, आप नहीं आएंगे। मैं तो मजाक कर रही थी। नैना जल्दी से बोली। व्हाट? हाँ, वो आपने इतना मुझे तंग किया। वो गंदी कड़वी कॉफ़ी भी पिलाई, मेरे सामने आकर नफरत का दम भी भरा, तो मैंने थोड़ी सी सज़ा दी है आपको। नैना की आवाज़ धीमी हो गई। तुम्हारी सज़ा की तो ऐसी की तैसी। अब तुमसे शादी के बाद हिसाब करूँगा। संजीव मल्होत्रा ने खुद पर काबू करते हुए कॉल काट दी। अगर आपने कुछ भी उल्टा सीधा करने का सोचा तो मैंने इनकार कर देना है। उसे मैसेज करते हुए वो अब घबरा रही थी। ये तो अब सुहाग रात को ही बताऊंगा। एक तरफ नैना की जान निकली हुई थी तो दूसरी तरफ संजीव मल्होत्रा शांत होता मुस्कुराकर आंखें बंद कर गया। दुल्हन बनी बैठी वो संजीव का इंतजार करती अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। जाने वो क्या करेगा। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो चौंकी। दिल 120 की रफ्तार से दौड़ रहा था। पास आने तक वो अपनी शेरवानी उतारकर एक तरफ करते सिर के नीचे कुशन रखे नीम दराज हुआ था। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का अभी पूरा नहीं हुआ। कल मुझे ऑफिस में मिलो। 7 o'clock, वो थोड़ा रौब से बोला तो नैना माथे पर बल डालते हुए अपना घूंघट उलटती बिस्तर से नीचे उतरने लगी। कहाँ जा रही हो? संजीव मल्होत्रा ने बौखलाते हुए उसकी कलाई थामते हुए अपनी ओर खींचा। लहंगा चेंज करने। अभी सोऊंगी तो सुबह ऑफिस जा सकूंगी ना, वरना सुबह आंख लेट खुली तो बॉस गुस्सा करेंगे। वो पलकों को झपकाती कहते हुए सीधा संजीव के दिल में उतर रही थी। तुम्हारे बॉस की तो ऐसी की तैसी। बीबी वाला कॉन्ट्रैक्ट पूरी उम्र का है, पहले वो तो पूरा करो। उसकी कलाई में अपना ब्रेसलेट देखता वो अंदर तक सुकून पा चुका था और फिर बेकरार होते हुए उसके लाल रंग से रंगे होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया तो वो अपना सांस ही रोक गई थी। 2 सालों की प्यास थी जो मिठी नहीं रही थी। इसी हालत में वो उसे लिए तकिए पर गिराते उसका एक एक गहना उतारने लगा, लेकिन उसके होठों का जाम पीता रहा। जरा सा पीछे होते हुए वो अपनी शर्ट उतार कर वापस उसके होठों पर काबिज हो गया। उसकी डोरियों को तोड़कर फेंकते हुए वो जुनूनी सा हुआ था। संजीव, रुक जाइए प्लीज़। वो अचानक उसके जुनून से घबराई थी, जबकि उसकी आंखों के लाल डोरे और ही कहानी सुना रहे थे। 2 साल का हिज्र काटा है नैना, अब और नहीं। आज तुम चीखो चिल्लाओ, जो मर्जी करो, मेरे जज्बातों को रोक नहीं सकती। वो एक पल में ही खींचकर उतार कर दूर फेंक चुका था। नैना का सांस सीने में अटका। वो उसकी इस दीवानगी को देखकर एक पल के लिए बुरी तरह घबराई थी और इसी घबराहट में उसकी आंखों में आंसू जमा होने लगे। हाथ अपने सीने पर रखे खुद को छुपाना चाहा तो संजीव को एक आंख न भाया। बीबी हो मेरी, तुम्हें देखने का छूने का पूरा हक है मुझे। वो उसके बाजू हटाता शिद्दत से बोलते हुए उसकी ब्यूटी बोन पर अपने दांत रख गया। नैना की सिसकियां और रोना सुनते हुए
वो अचानक पीछे हटा। अरे क्या हुआ? वो घबराया था। मुझे घर जाना है। आपके अंदर तो जैसे कोई और ही आत्मा समा चुकी है, एकदम जंगली, वो रुधे गले से कहते हुए बोल रही थी। तो संजीव मल्होत्रा जोरदार हंसी के साथ हंसा। थोड़ी सजा तुमने दी, थोड़ी मैंने, हिसाब बराबर। संजीव मल्होत्रा ने एक आंख मटकाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। तो नैना ने उसके सीने पर बेहिसाब मुक्के जड़े। डरा के रख दिया था मुझे, जान निकल रही थी मेरी। वो उसके सीने में मुंह छुपाते हुए रोई। तुमने भी तो उस दिन मेरी जान निकाली थी, और तुम्हारी जान तो अब मैं निकालूंगा। संजीव मल्होत्रा ने कहते हुए लाइट्स ऑफ कर दी और बहुत मोहब्बत से उस पर साया बनकर छा गया। लेकिन इस बार वो बहुत नरम और मोहब्बत से उस पर छा रहा था कि नैना के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान छा गई थी। सच कहते हैं, मोहब्बत सच्ची हो, जज्बात पवित्र हों तो कोई कितना भी जोर लगा ले, मोहब्बत वाले मिलकर ही रहते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।